माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड में। प्यारे बच्चों, अभी से कुछ घंटों के बाद आपका विज्ञान का परीक्षा स्टार्ट हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से आपका गणित का परीक्षा शानदार गया, उसी तरीके से विज्ञान का भी परीक्षा एकदम शानदार जाए, एक भी क्वेश्चन ना छूटे प्यारे बच्चों। तो इसके लिए हम आपके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और पिछले साल भर से प्रयास कर ही रहे थे, लेकिन अभी जब आपके एग्जाम में बस कुछ घंटे शेष बच गए हैं, फिर भी हम आपके लिए उतना ही मेहनत कर रहे हैं जितना पहले करते थे। हालांकि उससे कई गुना ज्यादा मेहनत हमारा बढ़ चुका है। तो प्यारे बच्चों, फटाफट से आप लोग इस वीडियो में जुड़ जाइए, क्योंकि आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं वैसे क्वेश्चन जिसमें से अधिकांश क्वेश्चन कल के आपके साइंस परीक्षा में सीधे सीधे टकरा जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग चिंता मत करिएगा, क्योंकि हम आपके साथ हैं और जो भी क्वेश्चन आपको दे रहे हैं ना, बस पूरे क्वेश्चन को देख लीजिए। हम कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को कम समय में ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाए। तो सारे बच्चे फटाफट से इस लाइव क्लास में जुड़ जाइए, क्योंकि इस क्लास में सारे महत्वपूर्ण गेस्ट क्वेश्चन होंगे जो कल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, फटाफट से जुड़िए। हम लोग साइंस का देखने वाले हैं, हूबहू इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा। टोटल 80 क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाएगा, जिसमें से 40 का जवाब आपको देना होगा। तो सारे बच्चे फटाफट से जुड़ जाइए और एक एक क्वेश्चन का जवाब बताइए। हम लोग मुश्किल से 20 से 25 मिनट में 80 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे, क्योंकि समय बहुत कम है और कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। लेकिन उसके पहले सारे बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो बच्चे चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारा यह वीडियो देख रहे हैं, पहली बार हमारे चैनल टारगेट बोर्ड पर आए हैं, तो अपने इस परिवार को आगे बढ़ाने के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम आपको भरपूर मदद कर सके, किसी भी चीज का नोटिफिकेशन जानकारी सबसे पहले आप तक दे सके। कोई भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप तक चले जाए। तो चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। काफी आसान क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन आपको आसान लग रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि क्वेश्चन आसान है, इसका मतलब कि आपकी तैयारी अच्छी है। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन बताइए। पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन की न्यूनतम वेग कितना होना चाहिए? जवाब क्या होगा प्यारे बच्चों? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि पवन चक्की से हमें ऊर्जा प्राप्त करना है तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगा, तभी विद्युत ऊर्जा प्राप्त होगा। चलिए अगला बता दीजिए। धातुओं से धारा वाहक होते हैं, धातुओं में धारा वाहक कौन होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह वाला। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि कौन रंग है जिसको खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, खतरे के सिग्नल में लाल रंग का उपयोग किया जाता है। तीसरा का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है? वर्ण मतलब क्या होता है? रंग होता है। और बार बार हम आपको बताए हैं कि जिसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा उसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होगा। तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो इसलिए लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा। तो ध्यान रखिएगा, चौथा का ए ऑप्शन सही होगा। उसके बाद पांचवा नंबर क्वेश्चन बताइए कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना है? टिंडल प्रभाव तो प्रकाश का कौन सा परिघटना है? प्रकाश का प्रकीर्णन। ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन सही होगा। डी नंबर ऑप्शन ध्यान रखिएगा। अगला, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध है? तो सही जवाब हो जाएगा C3H4। 6 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन बताइए। हाइड्रोकार्बन कौन है? यानी कि जिसमें हाइड्रोजन भी हो और कार्बन भी हो, वही हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। तो हाइड्रोकार्बन कौन है? C6H12O6। और यह जो फॉर्मूला देख रहे हैं ना, यह प्यारे बच्चों ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। किसका होता है? ग्लूकोज का। ध्यान रखिएगा, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोग फटाफट से बताइए। सारे बच्चे एक एक क्वेश्चन का जवाब बताएंगे। और साइंस का परीक्षा है प्यारे बच्चों, 3-3 सब्जेक्ट का परीक्षा आपको एक ही दिन देना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो इसलिए आपको प्रयास करना है कि कम से कम समय में, जितना कम से कम समय हो सके, कम से कम समय में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे बना लेने हैं, ताकि सब्जेक्टिव के लिए आपको भरपूर टाइम मिले और सब्जेक्टिव आपका क्वेश्चन ना छूटे। नहीं तो कहीं ऐसा नौबत आ जाएगा कि आप लोग लास्ट तक लिखते रह जाएंगे और टीचर आकर के कॉपी छीन लेंगे, तो भारी दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए कम से कम समय में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा समय सब्जेक्टिव क्वेश्चन को दीजिए। तो बताइए, निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो C2H4 असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। 8वां का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। बताइए 9वां नंबर क्वेश्चन, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है? किस बात पर निर्भर करता है? चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर। तो जवाब होगा उपयुक्त सभी। डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है।
अगला बताइए, अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो अमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। 10 का ए ऑप्शन सही जवाब होगा, 10 का ए नंबर ऑप्शन। सारे बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, लाइक और शेयर सारे बच्चे कर दीजिएगा, ताकि बिहार के हर एक बच्चों के पास यह वीडियो जाना चाहिए, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। और हम हर एक वीडियो ऐसा बनाते हैं, हर एक लाइव क्लास हमारा ऐसा रहता है जिसमें से, चूंकि एग्जाम का टाइम चल रहा है ना, तो एग्जाम टाइम में कोई भी फालतू क्वेश्चन हम लोग नहीं करेंगे, कोई भी फालतू क्लास नहीं करेंगे। हर एक क्लास से आपका 5 नंबर 10 नंबर का क्वेश्चन लड़ेगा। तो इसलिए प्यारे बच्चों, हर एक क्वेश्चन, हर एक क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जितना भी क्लास हमारा चलता है सारे क्लास में अटेंड हो जाइए। लंबा क्लास नहीं चलेगा, क्योंकि एग्जाम का टाइम है, छोटा छोटा ही क्लास चलेगा, लेकिन लगातार चलते रहेगा। आप लोग को भरपूर हम मदद करते रहेंगे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए 11। घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं, विद्युन्मय, उदासीन और भूसंकर्पित। तो इन तारों के रंग कैसे होते हैं? जवाब बताइए क्या होगा? सबसे पहला, विद्युन्मय तार है तो लाल हो जाएगा, उदासीन तार है तो काला, और भूसंकर्पित तार है तो हरा। सी ऑप्शन होगा सही जवाब, सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। और प्यारे बच्चों, किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन इधर उधर होता है तो उसके लिए हम आपको डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं दे सकते हैं, इसलिए हम टाइप करवा के जितने सारे भी क्वेश्चन देते हैं, समझ जाना है कि इंपॉर्टेंट है। समझ गए ना? सारे क्वेश्चन याद करके रखना, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन लड़ेगा। समझ गए ना? बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, देख लीजिएगा। चलिए अगला बताइए 12 नंबर क्वेश्चन। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा। चुंबक के भीतर तो चुंबक के भीतर होता है दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। जवाब होगा बी नंबर ऑप्शन। अगला बता दीजिए, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो जल विद्युत संयंत्र जो है वह, ध्यान रखिएगा, स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। किसको? स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ध्यान रखिएगा, जल विद्युत संयंत्र। यहां से इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विद्युत मोटर के बारे में पूछता है कि विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। समझ गए ना? तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि नरौरा नाम की विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो नरौरा, ध्यान रखिएगा, नरौरा उत्तर प्रदेश में है। तो 14 का सी ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब। अगला बताइए, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी कितना होगा? इसका अगर सीधा सीधा जवाब बता दें तो 20 सेंटीमीटर होगा, लेकिन सॉल्यूशन अगर खोजिएगा तो F बराबर R/2 होता है। R का मान दिया हुआ है कितना? R का मान दिया हुआ है कितना? 40/2, काट दीजिए तो हो जाएगा 20, इसलिए 20 हो जाएगा इसका सही जवाब, 20 सेंटीमीटर। 16 नंबर क्वेश्चन है कि आवर्धन का ऋणात्मक मान क्या बताता है? आवर्धन का ऋणात्मक मान बताता है कि वस्तु के सापेक्ष जो है वह प्रतिबिंब उल्टा है। तो जवाब हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, 16 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन बताइए, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है किसमें? समतल दर्पण में, अवतल और उत्तल सभी में बनता है। तो डी ऑप्शन होगा सही जवाब, डी नंबर ऑप्शन। ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, पहले कभी हम आपको अगर समतल दर्पण बताए हो तो उसको भूल जाइएगा, क्योंकि तीनों में बनता है। डी ऑप्शन होगा सही जवाब। अगला बताइए, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम परितारिका कहलाता है। हो सकता है कि परितारिका के जगह पर आइरिस ऑप्शन में रहे, हो सकता है कि परितारिका की जगह पर आइरिस रहे, तो दोनों एक ही चीज है, बस अंग्रेजी में आइरिस बोलते हैं, हिंदी में परितारिका बोलते हैं, तो जवाब सेम ही होगा। 19वां नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है? ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत, तो अनंत स्रोत जो है वह सूर्य को माना जाता है। 19 का सी ऑप्शन सही होगा, ध्यान रखिएगा, 19 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 20वां नंबर क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक है? नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक है? तो जवाब होगा यूरेनियम, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। सी नंबर ऑप्शन यदि आपका सही है तो बिल्कुल सही है। देखिए, हम कमेंट्स पर ज्यादा ध्यान बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि एग्जाम का टाइम है। कमेंट्स हम पिछले साल भर से आप लोग का पढ़ रहे हैं, अभी एग्जाम का टाइम है। जो भी कमेंट करना है नीचे कमेंट बॉक्स में करिएगा, हमें जब टाइम मिले तो हम उस कमेंट्स को पढ़ेंगे। अभी हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पर ध्यान देंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का प्रैक्टिस हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि प्रकाश तरंगे होती है, प्रकाश तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। लेकिन हाँ बच्चों, ध्यान रखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चूना है? बुझा हुआ चूना होता है CaOH का Dihol2। कैसे बनता है? चूना का पत्थर पर जब हम लोग जल प्रवाहित करते हैं तब इसका निर्माण होता है। किसका? CaOH का Dihol2 का। ध्यान रखिएगा, CaOH का Dihol2 का निर्माण होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11, सी ऑप्शन होगा सही जवाब। 23 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला है कि विद्युत फ्यूज काम करता है। विद्युत फ्यूज जो है ना वह धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। तो 24 का ए ऑप्शन सही होगा, ध्यान रखिएगा, 24 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है।
अगला है, यदि किसी नरम लोहे को धारावाहिक कुंडली के गर्भ में रख दिया जाए तो क्या बनता है? नरम लोहे को धारावाहिक कुंडली में रख दिया जाए तो विद्युत चुंबक का निर्माण होता है। बी ऑप्शन सही होगा, 25 का बी नंबर ऑप्शन, 25 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 26 नंबर, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो विभक्त वलय का उपयोग किया जाता है विद्युत मोटर में। 26 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो भी बच्चे 26 का ए नंबर ऑप्शन बता रहे हैं ना, जवाब बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक यूनिट होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा, व्यापारिक मात्रक। अगला बताइए, अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान, चाहे अति भारण हो, ध्यान से समझिएगा, चाहे अति भारण हो प्यारे बच्चों, या फिर लघु पतन हो, या फिर लघु पतन हो, दोनों के समय में विद्युत धारा का मान क्या होता है? अधिक होता है। दोनों के समय में विद्युत धारा का मान बहुत बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो सी ऑप्शन होगा सही जवाब। जो बच्चे सी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं ना, उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन बताइए, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो सौर कुकर के लिए अवतल दर्पण उपयुक्त होता है, ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन सही होगा। समझ गए? सौर कुकर के लिए अवतल दर्पण जो होता है वह सर्वाधिक उपयुक्त होता है। 30वां नंबर क्वेश्चन है, एक पीए कितना होता है? एक पीए, पिको एम्पियर, एक पीए बराबर क्या होता है जी? एक पीए बराबर क्या होता है? 10 के पावर माइनस 6 एम्पियर, ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन होगा। अगला है कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या है? कम मालूम पड़ने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तित होना, प्रकाश का अपवर्तन या फिर प्रकाश का अपवर्तित होना, बात तो एक ही हुआ ना। पर पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम पड़ने का कारण क्या है? तो प्रकाश का अपवर्तन या प्रकाश का अपवर्तित होना, बात तो एक ही हुआ। तो यहाँ सी ऑप्शन सही होगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए, 30 का सी नंबर ऑप्शन, सॉरी 31 का। अगला बताइए, कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? कठोर जल को मृदु बनाने के लिए Na2CO3 का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है, कार्बन के दो अपरूप के अलावा तीसरा रूप कौन सा होता है? देखिए, कार्बन का दो अपरूप हीरा और ग्रेफाइट तो होता है, लेकिन तीसरा अपरूप फुलेरिन होता है। तो 33 का सी ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे 33 का सी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं ना, उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला बताइए, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ध्यान रखिएगा, भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया है। सी नंबर, 34 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 34 का सी नंबर ऑप्शन। अगला बताइए, कौन सी गैस वैश्विक उष्मन के लिए उत्तरदायी है? तो CO2 गैस है ना, वह वैश्विक उष्मन के लिए उत्तरदायी है। 35 का ए नंबर ऑप्शन ध्यान रखिएगा, ठीक है, 35 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला है कि निम्न में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? स्वच्छ ऊर्जा स्रोत प्राकृतिक गैस होगा, 36 का सी ऑप्शन। कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? तो प्राकृतिक गैस। अगला बताइए, लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक प्रखनली में लेकर के गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है, यह धुआं कौन सा है? यह धुआं होता है प्यारे बच्चों नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुआं होता है। यह क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में इसको लगाइएगा, क्योंकि परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन बताइए, निम्न में कौन अबकारक है? अबकारक कौन सा है? तो H2 जो है वह अबकारक है, ध्यान रखिएगा, H2 अबकारक है। चलिए उसके बाद अगला है कि जठर रस का पीएच मान क्या होता है? देखिए, जठर रस का पीएच मान प्योर अम्लीय होता है, उसमें भी हार्ड अम्ल होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो इसलिए इसका पीएच मान 1.2 होगा। 39 का ए नंबर ऑप्शन। पूछा जाता है कि हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो जवाब होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। डेली कितना लीटर बनता है? तो ध्यान रखिएगा, डेली कितना लीटर बनता है? तो 3 लीटर बनता है, ध्यान रखिएगा, 2.5 से 3 लीटर बोल सकते हैं। पीतल किसका उदाहरण है? तो पीतल मिश्र धातु है, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे सी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला बता दीजिए, 41 नंबर क्वेश्चन। आपके परीक्षा में 40 ही बनाने हैं, लेकिन हम लोग यहां पर 80 का प्रैक्टिस करेंगे। निम्नलिखित में किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है? वायु का प्रभाव प्यारे बच्चों सोना पर नहीं पड़ता है, सोना पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि सोडियम पर तो बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है? सोडियम वायु के संपर्क में आते हैं, क्या होता है? आग पकड़ लेता है। प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है? तो जवाब होगा सोना पर नहीं पड़ता है, ठीक है ना, सोना वायु से विक्रिया ही नहीं करता है। अगला बताइए, 42 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? क्षारक विलयन का मान 7 से अधिक होगा, तो 7 से अधिक 13 है, तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यह सारे क्वेश्चन हम आपको पहले भी प्रैक्टिस करवा चुके हैं, कोई भी नया क्वेश्चन नहीं है, सारे क्वेश्चन वही हैं, बस प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर पूरा प्रैक्टिस कर लिए तो बस परीक्षा में 100/100 जरूर आएगा, भरोसा रखिए, विश्वास करिए, और आप लोग बस मेहनत करते रहिए। वर्ग 1 के तत्व क्या कहलाते हैं? क्षार धातुएं कहलाते हैं, ध्यान रखिएगा। 43 का बी ऑप्शन सही जवाब होगा। जो बच्चे 43 का बी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं बिल्कुल सही है।
अगला बताइए, अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं? अधातु के ऑक्साइड जल में घुल करके अम्ल बनाते हैं। 44 का ए नंबर ऑप्शन होगा। 45 है कि बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। 45 का सी नंबर ऑप्शन सही है। 45 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला बताइए, एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाता है? एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करके H2 यानी हाइड्रोजन गैस बनाता है। चलिए 47 नंबर बताइए कि सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा? सोडियम जिंकेट, तो सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र Na2ZnO2, Na2ZnO2 ध्यान रखिएगा। अगला बताइए, अक्रिय तत्व कौन सा है? अक्रिय तत्व यहाँ हीलियम हो जाएगा। हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है, 12वीं कक्षा में भी 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ध्यान रखिएगा बी नंबर ऑप्शन होगा सही जवाब। अगला बता दीजिए, सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में, तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ध्यान रखिएगा डी नंबर ऑप्शन। किसी भी चीज का सिरका हो, फल का ही सिरका हो, उसमें एसिटिक अम्ल पाया जाएगा। जवाब कौन सा होगा? डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला बता दीजिए, सीएनजी का पूरा नाम क्या है? सीएनजी का पूरा नाम संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ठीक है ना? तो 50 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। हम लोग समय ज्यादा बिल्कुल नहीं लेंगे, 20 से 25 मिनट होते होते ना आपका 80 क्वेश्चन का रिवाइज कराएंगे, और इस प्रकार से ढेरों सेट आगे भी आते रहेगा, समझ गए ना? जब तक आपका एग्जाम खत्म ना हो जाए, जब तक आप लोग परीक्षा हॉल में न चले जाएं, तब तक हम क्वेश्चन का रिवाइज करवाते रहेंगे। हमारा काम है प्यारे बच्चों अंतिम तक रिवाइज करवाते रहना। हम आपको बहुत समय पहले से बोलते आए थे, पहले जब क्लास करवाते थे तभी भी बोलते थे कि हाथ पकड़ करके परीक्षा हॉल तक ले जाएंगे तब जान छोड़ेंगे। तो प्यारे बच्चों हमारा काम है प्रैक्टिस करवाना। अब आप लोग जितना प्रैक्टिस करिएगा परीक्षा में उतना याद होगा, क्योंकि अंतिम समय है। अभी जो याद करेंगे ना परीक्षा में आपको याद रहेगा, कल जाकर के आप लोग आराम से लिख दीजिएगा, परीक्षा हॉल में वो चीज आपको याद आएगा। तो परीक्षा हॉल में याद आए बस इसीलिए तो पढ़ रहे हैं। चलिए फटाफट से बताइए, निम्नलिखित में कौन सहसंयोजी यौगिक है? सहसंयोजी यौगिक कौन सा है? CH4। 51 का ए ऑप्शन सही होगा। अगला बताइए, मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कौन सा है? सेरिब्रम। 52 का ए नंबर ऑप्शन। जो बच्चे 52 का ए नंबर ऑप्शन बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। 53 नंबर बताइए, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को प्यूबर्टी कहते हैं। 53 का बी ऑप्शन होगा सही जवाब। अगला बताइए, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? तो कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख जो हैं वह समृद्धि अंग है, ध्यान रखिएगा सी ऑप्शन। 54 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 54 का सी नंबर ऑप्शन ध्यान रखिएगा। अगला बता दीजिए, नेफ्रॉन पाया जाता है, नेफ्रॉन वृक्क में पाया जाता है। 55 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 55 का ए नंबर ऑप्शन ध्यान रखिएगा। चलिए 56 नंबर, ईस्ट में जनन होता है, ईस्ट में मुकुलन द्वारा जनन होता है। हाइड्रा पूछेगा तो हाइड्रा में भी मुकुलन के द्वारा ही जनन होता है, ध्यान रखिएगा। 57 है कि यूरिया का निर्माण होता है, यूरिया का निर्माण प्यारे बच्चों यकृत में होता है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है इसका। अगला बता दीजिए, निम्नलिखित में कौन सा घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है? तो हमारे शरीर के लिए कौन सा घटक आवश्यक है? विटामिन भी है, खनिज भी है, पोषक तत्व भी है, तो जवाब होगा इनमें से सभी। 58 का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 58 का डी नंबर ऑप्शन ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? ऑक्सीजन का वाहक आरबीसी होता है, ध्यान रखिएगा आरबीसी ऑक्सीजन का वाहक होता है। अगला है कि घटपर्णी एक उदाहरण है। घटपर्णी एक कौन सा उदाहरण है भाई? तो घटपर्णी एक कीटभक्षी पादप का उदाहरण है, जो कि कीट पतंग, जो छोटे छोटे जो कीट पतंग होते हैं ना, उसको यह भक्ष करता है यानी कि खाता है। बताइए 61 नंबर, तापमान, वर्षा तथा पवन पर्यावरण के कैसे कारक हैं? तापमान, वर्षा तथा पवन पर्यावरण के कैसे कारक हैं? जवाब होगा भौतिक कारक है। 61 का बी ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे 61 का बी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं बी, तो उसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला है, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो जवाब होगा निमोनिया। निमोनिया जो है वह श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है। 63 नंबर बता दीजिए, निम्नलिखित में कौन सा संवाहक उत्तक है? संवाहक उत्तक कौन सा है? संवाहक उत्तक कौन सा हो जाएगा? बी और सी दोनों हो जाएगा, क्योंकि जाइलम भी है और फ्लोएम भी है। दोनों क्या करता है? फ्लोएम भोजन का वहन करता है, फ्लोएम भोजन का वहन करता है, और जाइलम जो है वह जल का वहन करता है। तो दोनों संवहन उत्तक है, तो जवाब होगा डी नंबर ऑप्शन, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि जैव विविधता का विशिष्ट स्थल कौन सा है? तो जैव विविधता का विशिष्ट स्थल वन हो जाएगा। 64 का डी ऑप्शन सही है। अगला बताइए, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक होता है किस चीज में? साइटोकाइनिन जो सहायक होता है ना, वह पौधों का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए,
तने की वृद्धि के लिए, प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई को बढ़ाने के लिए। जवाब होगा इनमें से सभी, डी ऑप्शन। जो बच्चे डी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, तो जवाब होगा अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क बोला जाता है पीछे वाले मस्तिष्क को, समझ गए ना। हमारा मस्तिष्क 3 भाग में बांटा होता है, कौन कौन? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, ध्यान रखिएगा। चलिए बताइए, प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बन यौगिक कौन है? यूरिया था, जिसको किसने बनाया था? बोहलर ने बनाया था। तो ध्यान रखिएगा, प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? Na2CO NH2। इसको क्या बोलते हैं? यूरिया बोलते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। इसको किसने बनाया था सबसे पहली बार? बोहलर ने बनाया था, बोहलर। इसको किस चीज में पढ़ना है? किस चीज में पढ़ना है आप लोग बताइए? हाँ, किस चीज में पढ़ना है? बोहलर का एक गुरु था, उसने बोला था ना कि कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया ही नहीं जा सकता है, एक अदृश्य शक्ति के द्वारा किया जा सकता है, समझ गए ना। उस गुरु का क्या नाम था? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे आपको याद होगा, बर्जिलियस। तो इसलिए प्यारे बच्चों, बर्जिलियस का सिद्धांत परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट भी होता है कि बर्जिलियस के सिद्धांत को लिखें, या फिर जीवन शक्ति का सिद्धांत बोला जाता है। तो बर्जिलियस का ही चेला था बोहलर, इसने यूरिया का खोज किया था, तो सी ऑप्शन होगा। अगला बताइए, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकृति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन का संतुलन बना हुआ रहता है। 69 नंबर है, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु हैं? ओजोन के एक अणु में परमाणु की संख्या कितनी है? तो ओजोन के एक अणु में, ओजोन तो O3 लिखते हैं ना, तो 3 परमाणु हो जाएगा। चलिए अगला बताइए, हेमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है? हेमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? जवाब होगा एनीमिया। हेमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है? एनीमिया होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला बताइए, रेजिन एवं गोंद कहां संचित रहता है? रेजिन एवं गोंद कहां संचित रहता है? पुराने जाइलम में संचित रहता है, ध्यान रखिएगा। बहुत बच्चे छाल मार देते हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला बताइए, निम्नलिखित में से किसे रक्त बैंक के नाम से जाना जाता है? रक्त बैंक के नाम से हम लोग जानते हैं किसको? प्लीहा को। प्लीहा को जानते हैं रक्त बैंक के नाम से। चलिए जी अगला नंबर बता दीजिए, हृदय के विस्मों का शिथिलन क्या कहलाता है? हृदय के विस्मों का शिथिलन डायस्टोल कहलाता है प्यारे बच्चों। 73 का बी ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे 73 का बी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला बताइए, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है? टेस्टोस्टेरोन, ध्यान रखिएगा, टेस्टोस्टेरोन ब्रिसन से स्रावित होता है, ब्रिसन से। 74 का ए ऑप्शन सही होगा। टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन ब्रिसन से स्रावित होता है, जवाब होगा ए नंबर ऑप्शन। 75 है कि हमारे शरीर में विटामिन जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण तंत्रिका एवं रसायनों के द्वारा होता है, ध्यान रखिएगा। यहां पर सी ऑप्शन सही जवाब है। जो बच्चे सी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं ना, जवाब बिल्कुल सही है। अगला बताइए कि पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? तो पत्तियां एब्सिसिक अम्ल के कारण मुरझा जाती है, जवाब होगा 76 का डी नंबर ऑप्शन। 76 का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन बताइए कि पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है किसके लिए? फ्लोएम जो है ना वह भोजन के लिए, फ्लोएम भोजन का संबंध करता है, जाइलम जल का संबंध करता है, तो फ्लोएम भोजन के लिए। 77 का बी ऑप्शन सही होगा, 77 का बी ऑप्शन। अगला बताइए, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं, 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, आपको पता है। चलिए अगला बताइए, निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? नर युग्मक को शुक्राणु बोलते हैं, और मादा युग्मक जो अंडाणु है ना, इसको मादा युग्मक बोलते हैं, मादा युग्मक बोलते हैं, समझ गए ना। और शुक्राणु को नर युग्मक बोला जाता है। चलिए 80 और सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि जिब्रेलिन क्या है? जिब्रेलिन एक प्रकार का हार्मोन है, 80 का ए ऑप्शन सही होगा। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों एक सेट हमारा कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से आगे भी हमारा और वीडियो आएगा जिसमें हम आपको सेट बाय सेट करके 3-4-5 सेट का प्रैक्टिस करवा देंगे ना, फिर कहानी खत्म हो जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं। और कल आप लोग परीक्षा में जाइएगा और जा करके आराम से एक एक क्वेश्चन का पूरा आंसर लिख दीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। हर एक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, हम 100% गारंटी देते हैं। तो दिमाग में टेंशन नहीं रखना है कि कल विज्ञान का एग्जाम है, समझ गए ना, कुछ नहीं। दिमाग में टेंशन निकाल दीजिए कि हमारा कुछ घंटों के बाद एग्जाम है। यह सोच लीजिए ना कि हमारा एग्जाम चाहे जितना घंटे के बाद ही, जितने घंटे के बाद है, कल रहे चाहे जब रहे, समझ गए ना। ऐसे तो आपका एग्जाम प्यारे बच्चों कुछ घंटों के बाद स्टार्ट होगा, आप लोग परीक्षा हॉल में बैठे होंगे, लेकिन टेंशन लेकर के नहीं जाना है। कोशिश करना है कि कम से कम समय में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर दें, लेकिन कम समय के चक्कर में गलत नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। गलत करिएगा तो काम गड़बड़ा जाएगा, तो गलत बिल्कुल नहीं करना है। तो आराम से आप लोग को परीक्षा देना है। तो चलिए प्यारे बच्चों, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, किसी प्रकार का कोई भी अगर दिक्कत हो रहा हो आपको
एग्जाम को लेकर के, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम उसका निदान जरूर करेंगे। और क्लास को आप लोग जरूर शेयर कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अभी बैठ करके आप लोग स्टडी करिए, बिल्कुल इधर उधर मत करिए, समझ गए ना। जिस तरीके से मैथ का एग्जाम आपका बढ़िया गया है, साइंस का भी एकदम बेजोड़ जाएगा आपका, बिल्कुल चिंता ना करें आप लोग। तो फटाफट से आप लोग क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो नए बच्चे हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।